माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, को हमारे 6 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पटेल ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल का निधन 18 सितंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। श्री विजय कुमार यादव बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यादव ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। उन्होंने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री विजय कुमार यादव का निधन 23 सितंबर 2023 को 94 वर्ष की आयु में नालंदा बिहार में हुआ। श्री सरताज सिंह चटवाल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चटवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया। इनका दीर्घकालीन संसदीय अनुभव रहा। श्री चटवाल ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। श्री सरताज सिंह चटवाल का निधन दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को 83 वर्ष की आयु में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। श्री प्रताप सिंह चौहान गुजरात के पंचमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने गुजरात सरकार में उपमंत्री और राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी तथा वे 5 कार्यकाल तक गुजरात विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्रताप सिंह चौहान का निधन 26 अक्टूबर 2023 को 82 वर्ष की आयु में पंचमहल गुजरात में हुआ। श्री DB चंद्रगौड़ा कर्नाटक के तत्कालीन चिकमंगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से
5वीं और 6वीं लोकसभा तथा बेंगलोर उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चंद्रगौड़ा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री चंद्रगौड़ा ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। श्री चंद्रगौड़ा ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे तथा वे कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चंद्रगौड़ा ने कर्नाटक सरकार में अनेक मंत्रालयों का कार्यभार संभाला तथा उन्होंने कर्नाटक विधानसभा और कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य किया। श्री डी.बी. चंद्रगौड़ा का निधन 7 नवंबर 2023 को 87 वर्ष की आयु में चिकमंगलूर, कर्नाटक में हुआ। श्री वसुदेव आचार्य पश्चिम बंगाल के बांकुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं एवं 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने दीर्घ संसदीय अनुभव के साथ श्री आचार्य ने सरकारी उपकरण संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, रेल संबंधी समिति, याचिका तथा कृषि संबंधी समिति के सभापति के रूप में कार्य किया तथा वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री आचार्य 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा की सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। श्री वसुदेव आचार्य का निधन 13 नवंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ। मैं अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। प्रश्नकाल। ये सर, ये प्ले कार्ड पहन के सर, ये जो श्री डैनिश अली जी आया है प्ले कार्ड के साथ, एक गलत है सर। प्लीज एक प्ले कार्ड तुरंत निकाल ले, एक हटा दे, नहीं तो उनका एक मिनट मान्य नो माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि संसद के भवन के अंदर प्ले कार्ड लेकर आना हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं फिर नियमों के तहत, जो संसद में नियम बनाए उनके तहत आपको आग्रह करना चाहता हूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, सदन से बाहर चले जाएं। और सदन से ये अपेक्षा करता हूं, मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम नए सत्र में शुरुआत कर रहे हैं, नए अनुभव से शुरुआत करें। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूं आपको, और सभी सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इधर से भी और उधर से भी, कि प्लीज नो, सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस नए भवन के अंदर प्ले कार्ड नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
साथ ही उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिले। ये भी निवेदन करती हूँ कि तेजाब हमलों के मामले पर 226 विधि आयोग की रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को भी हमें तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదములు సార్. నా సబ్జెక్టుకు సంబంధించినటువంటిది ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్కు సంబంధించి జెన్యూన్గా పద్ధతి ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్స్ను అనుసరించి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ జరగవాలని చెప్పింది నా డిమాండ్. దానిలో భాగంగా ఓటు హక్కు అనేటటువంటిది నిర్భయంగా వినియోగించుకున్నప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం బలోపేతం అవుతుంది. ఓటు హక్కు పరిపాలనా విధానానికి ఆయుధం వంటిది. ప్రజాస్వామ్యానికి దిక్సూచి అయిన అలాంటి ఓటు హక్కును కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎటువంటి నోటీసులు లేకుండా తొలగిస్తున్నారు. అధికారంలో ఉన్నటువంటి అధికార పక్షం వారు ఓటర్లు తొలగించడానికి రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించుకుని అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసేటటువంటి పరిస్థితి కనపడుతున్నది. అలాగే ఓటర్ల కోసం ప్యారలల్గా రాష్ట్రాల్లో కొన్ని చోట్ల ప్రాంతీయ సమాంతర వ్యవస్థను నిర్వహిస్తున్నారు. పంచాయతీరాజ్ బదులు పంచాయతీ సచివాలయాలని, మున్సిపాలిటీలో గృహ సారథులని అనేక మందిని ఇట్లాంటి వాళ్ళను నియమించి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ కార్యక్రమంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఓటర్లలో తొలగించు కార్యక్రమంలో భాగంగా చేస్తున్నారు. అది ముఖ్యంగా మా రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ జరుగుతున్నది. ఈ విషయంలో మాకు ఇంతకుముందు గతంలో ఎలక్షన్ కమిషన్కి మేము చాలా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చి ఉన్నాము. అలాగే ఉదాహరణకు అనకాపల్లి పరిధిలో 70,000 ఓట్లు తీసివేశారు, నర్సీపట్నంలో 17,000 ఓట్లు తీశారు, మాడుగుల్లో 9,500 ఓట్లు తీసివేశారు. ఎన్నికల కమిషన్ లెక్క ప్రకారమే, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ లెక్క ప్రకారమే దాదాపు 10 లక్షల ఓట్లు గోల్మాల్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది. వాటిని సరిచేయలేదు ఈ రోజు వరకు. వాటిని సరిచేయమని చెప్పేసి సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్కి, చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్కి, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్లకి కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినా కూడా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. వాటిని తొలగించడం కోసం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికార యంత్రాంగం ప్యారలల్ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించి ఎలక్షన్ కమిషన్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓట్లు తొలగిస్తున్నటువంటి వైనాన్ని ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళినప్పటికీ కూడా సరిదిద్దనందువల్ల మేము ఈ రోజున పార్లమెంట్లో ఇక్కడ లేవదీయవలసి వచ్చింది. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు వజ్రాయుధమైన ఓటు హక్కును పౌరులకు లేకుండా ఎన్నికల్లో దొడ్డిదారిని గెలవాలనేటువంటి ప్రయత్నంతో జరుగుతున్నటువంటి ఈ చర్యను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, మొత్తానికి ఎన్నికల కమిషన్ ఇప్పటికైనా దృష్టి పెట్టి మేము చెప్పిన అవకతవకల పైన వీటిపైన సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని, ఎలిజిబుల్ ఓటర్లను చేర్పించాలని ఫారం 7 బల్క్ గా ఇస్తూ ఓటర్లను తొలగించడానికి అధికార పార్టీ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్న సందర్భంలో వాటిని పరిశీలించి చేయాలని, తొలగించే ముందు ఓటర్లకు నోటీసులు ఇవ్వాలని మేము ప్రత్యేకించి కోరుతున్నాము. దీనిపైన రాష్ట్ర అధికార యంత్రాంగం దుర్వినియోగం చేస్తుంది కనుక వేరే రాష్ట్రాలను అధికారులను నియమించి थैंक यू। माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी, स्टेट गवर्नमेंट्स पे जो आपके कमेंट है एज पर रूल्स विल एग्जामिन वेदर इट विल गो और नॉट, प्लीज। माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी। Deputy Chairman, sir. Sir, the provisions for reservation were introduced in the Constitution of India to provide education and employment opportunities to the backward classes, that is BCs, so that they could be at par with others in the society, with other sections in the society. Sir, in fact, the Mandal Commission has recognized the BCs are historically marginalized and made recommendations to provide reservations for backward classes whose income is less than the mandated ceiling. Though the mandate other BCs whose income is higher than the mandated, the labeled limit, mandated limit,
were excluded, and they are called as creamy layer and excluded from the reservation, sir. Sir, the creamy layer was introduced and it was first raised to 2.5 lakhs in 2004, revised it to 4.5 lakhs in 2008, revised again to 6 lakhs in 2013, and last revision took place in 2017 at 8 lakhs per annum. Sir, the enhancement is done to adjust for the inflation once in 3 years. However, the existing limit for creamy layer has not been revised for the last 6 years. During this time, the inflation increased manifold. Applying 3-year formula, the revision of creamy layer limit is twice overdue till now, sir. The delay in revising the creamy layer limit has denied the reservations to many needy and deserving backward classes, that is BCs. There is an urgent need to revise the income criteria. The Ministry of Social Justice also recommended increase the limit from present 8 lakhs to 12 lakhs of rupees. Therefore, I strongly urge the Union government to revise the creamy layer limit and ensure that 3-year interval of revising the creamy layer limit is strictly adhered to. This will ensure the true social equality for all BCs in the country. Thank you very much, sir. Thank you, Vijay Sai Reddy ji. Mani Shri M. Muhammad Abdullah. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. This is my demand to reduce the beneficiary contribution of 10% while implementing Jal Jeevan Mission at villages with more than 50% of SC and or ST. Sir, the Jal Jeevan Mission, a program of this government, and a crucial step towards achieving the United Nations Substantial Development Goal 6, which aims to ensure access to water and sanitation for all. Sir, what is the basic necessary for any lives? The good governance should ensure that all the citizens in India are getting access to water and sanitation. As per the government press release, 60% of the rural households, that is out of 20 crore, and 11.66 crore rural households are connected through functional household tap connection, and remaining 40%, that is approximately 9 crore households, yet to be connected, sir. Sir, the recent problem in this scheme is the revised beneficiary contribution. While launching this scheme, it is mentioned villages having more than 50% ST and ST population, where community contribution would be 5% of the capital cost. Recently, the ministry has increased the community contribution to 10% of the capital cost, and earlier it was 5% only. This has posed a difficulty in implementing the scheme now. Honorable Deputy Chairman, sir, SC/ST population in our country are the most marginalized and economically weaker section. Good governance should empathize their situation and devise the scheme and guideline in favor of the citizens. Increasing the beneficiary contribution for the villages with 50% or more SC and ST households had reduced the interest of the people to avail this scheme, and no wonder this will be the bottleneck for this scheme implementation. Sir, I humbly request the Honorable Minister via this August House to take necessary steps to reduce the beneficiary contribution at these said villages down to 5% or nil. Thank you, sir. Thank you, Mani M. Muhammad Abdullah ji. Mani Shri Balveer Singh ji, Sant Balveer Singh ji. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ पर्यावरण ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ
21,08,000 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦੀ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ $37.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਦਾ 1.37% ਕੁੱਲ GDP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 500 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, 500 ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय संत बलवीर जी, 3 मिनट का ही है ये 0 आवर, तो 3 मिनट, इसलिए उससे अधिक आप बोलेंगे तो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। प्लीज माननीय ऑनरेबल श्री P. विल्सन। Sir, there is an attempt to thrust the Uniform Civil Code by the Union government on the people of this country. The Uniform Civil Code proposes a unified set of personal laws applicable to all religions, which would govern marriage, divorce, inheritance, and adoption. If the UCC is implemented, the current separate laws for Hindus, Muslims, Christian, Parsis, Zoroastrians, Sikhs would be replaced by a common law. The question is whether the Union government is thinking of obliterating customs of all religions and kill secularism. India is a remarkably diverse country encompassing a wide range of religious, cultural, and linguistic variations. Within Hinduism, numerous subcultures exist, each distinguished by its individual identity, traditions, and customs. Imposing a single set of personal laws on all religions, subsects, and denominations could potentially erode their distinctiveness and rich diversity. Sir, the first casualty of UCC would be the Hindu tribes, especially from states like Assam, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh, Goa, Karnataka, who have a unique customs and traditions, who are all protected by Article 371, A to H of Constitution, and the UCC would destroy this constitutional guarantee. The second casualty is freedom of religion, guaranteed by Article 25 of the Indian Constitution, not only for minorities, but also for the majority religion. Additionally, Article 29, which protects the rights of the minorities to preserve and protect their distinct culture, will erode the unique culture and traditions of minorities. Thirdly, UCC would affect the advantages given to the Hindu undivided family in property and taxation laws. Most religious treat marriages as a holy sacrament. UCC will reduce it to a civil transaction like property transaction and will destroy the sanctity of these sacraments. Tying a thali or mangalsutra or taking 7 steps around the fire or performing Siddhartha self-respect marriages introduced by pair arranger Anna will be wiped out by UCC. Already the 21st Law Commission, after 2 years of consultation, recommended not to bring UCC. The Constituent Assembly itself assured while enacting Article 44 that unless there is a consensus by all citizens of this country, the Uniform Civil Code should not be implemented. I would like to urge the Honorable Prime Minister through this August House that instead of thrusting a Uniform Civil Code,
that wipes out customs. We should adopt a rights-based approach to bring in equal rights for women, children, and disadvantaged groups by encouraging dialogues, understanding, and bring in gradual reforms within communities through social engineering to weed out undesirable practices. It is through these means that we can strike a balance between individual rights, freedoms, and communal harmony. I thank the Deputy Chairman for giving me this opportunity. Sir, you should listen to us than shouting, sir. Thank you. Please, no. Manishri, Dr. V. Sivadasan. Dr. B. Sivadasan, please. Please, nothing is going on record. Sir, please. Javadekar ji, please. Please. Manishri V. Sivadasan, please. Respected Chair. The painful incident has occurred in You have to Silky speak for Tunnel. 2 minutes because Mr. Sri Sir, Ajay Pratap Singh, sir. Honorable Employee Associate. Sir, I am not here. Please speak for 2 minutes because Honorable Sri Ajay Pratap Singh will associate for 1 minute on the same Sir, issue. yes, there is time, sir. Sir, the Silky Tunnel incident, that is a very painful incident, sir. There, the all security measures, and the rule and norms are violated in that area. The company has violated, sir. Why this sad incident was happened? What was the inquiry report after the incident? Sir, this was not in the first time in that area. Earlier, 17 times it was reported. The workers already told that. So, the transparent inquiry, the fair inquiry is very necessary there. Sir, the entire world, in that day, 17 days, the 41 workers, they were in the tunnel. Sir, entire world was watched the incident. In that Silky tunnel, the security violations, lot of violations are the, sir. There was no safety exist. Basically, the plan it was there, but really it was not there, sir. Then another thing, sir, the escape route was planned, but it was not it was not executed, sir. No trench cages or safe tubes were not there, sir. Workers working in unprotected parts of the trench, so it should be anchored. The workers say that the fume pipes which were required per safety norms were not there, sir. This gross negligence of the part of the company, it should be anchored. We should be, sir, Please. the 59 Honorable Ajay Pratap Singh will associate on the same issue. Sir, Honorable Ajay Pratap Singh, please, on the same issue for 1 minute. Please. आप लोग प्लीज, आपको मालूम है कि जो एसोसिएट करते हैं उन्हें 1 मिनट और जो मुख्य बोलने वाले होते हैं उन्हें 2 मिनट सेम इशू पर. दिस हैज बीन द प्रैक्टिस. प्लीज, यस, ऑन द सेम टाइम, सेम इशू, 3 मिनट्स प्लीज. आप बोले. अब माननीय सभापति महोदय, हमारे साथी पी शिवदासन जी ने जिस विषय का उल्लेख किया है, उस विषय के संदर्भ में उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में पहले दिन पहला कदम रखा था, तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, और इस घटना ने यह दिखा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको चरितार्थ करते हैं. माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय को, जनरल रिटायर्ड श्री वीके सिंह जी को, और इस बचाव कार्य से जुड़े हुए सभी तकनीकविद, सभी सलाहकार, सभी रैक माइनर्स और सभी पक्षों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ इस बचाव कार्य को संपन्न कराया है और सारे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला है. प्लीज. ऑनरेबल श्री एडी सिंह, ऑनरेबल एडी सिंह, ऑनरेबल एडी सिंह, ऑनरेबल एडी सिंह, माननीय एब्सेंट, माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी, माननीय श्री अयोध्या रामी, माननीय एडी सिंह, प्लीज. प्रियंका जी, प्लीज सिट. आपका नाम नहीं है लिस्ट में. इट्स नॉट एक्सेप्टेड. इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड. नो. माननीय एडी सिंह, यू स्पीक.
that will go on record. आप बोले, आप बोले, बोले, आप बोले. The National Green, the National, Please, Mani Shri A.D. Singh ji, please speak. the National Green Tribunal in 2014 banned all diesel vehicles. Please, nothing is going on record. Shri A.D. Singh ji, please. The Priyanka National ji, Green do not Tribunal in obstruct. 2004 Please, banned all diesel your name vehicles is not here. Please. older than 10 years and petrol ones older Please. than 15 years. The ministry has also issued a notification in 2023 for deregistration and scrapping all vehicles owned by the central and state government that do not comply with NGT order. Delhi government has issued orders for deregistration and scrapping vessels. Further, we know that older vessels are at risk to road safety, consumes more fuel and pollute the environment. To tackle the problem, the government has come out with a vehicle scrapping policy. Under this scheme, the persons opting for scrapping the vessels get incentive in the form of reduced registration fee and road taxes besides the incentives from the auto industry. As per government estimate, at present there are more than 1 crore vehicles that are required to be deregistered and scrapped across the country, for which government has approved 70 registered vehicle scrapping facility, out of which 38 are operational. However, the situation on the ground level, particularly in NCR, is totally different. There are lakhs of vehicles, including government vehicles plying which has reached the 10 years diesel and 15 years 10 years petrol and 15 years diesel mark, adding to the cause of pollution. The whole purpose of NGT order and the government efforts are defeated by this omission on the part of the concerned department to take action. It is high time that all end-of-life vehicles should be deregistered and scrapped. Thank you. Thank you. Manish, please, Manya Priyanka ji, your issue is a state subject. It has been not allowed. Please, it's not going on record. Please. Manya Shri Ajodhya Rami Reddy, not present. Shri Niranjan Vishi, Honorable Shri Niranjan Vishi, not present. Honorable Shri Vaiko, yes, you have given your issue. It's on concern for frequent attacks and arrest of Indian fishermen by Sri Lanka Navy. In 2 minutes, same issue पर. This has been the practice. Please, yes, on the same time, same issue. 3 minutes, please. आप बोलें. माननीय उपसभापति महोदय, हमारे साथी पी शिवदासन जी ने जिस विषय का उल्लेख किया है, उस विषय के संदर्भ में उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं सदन को स्मरण कराना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सदन में पहले दिन पहला कदम रखा था, तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, और इस घटना ने यह दिखा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको चरितार्थ करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय को to revisit the Financial Commission's definitions and then the principle of fund allocations. Now, our borrowing limit is drastically reduced, and some public sector companies, those who have taken loan for their purpose, it is also calculated as state borrowing. Sir, that is a unfair practice. So far, such attitude was not taken against any state. Government of India's public sector, certain departments, particularly National Highway Authority, has taken huge loan. It is not calculated as the loan of Government of India. So these principles are to be revisited. And also the amount spent by the state towards land acquisition for National Highway, that is also introduced, taken by, borrowed by the KIFBI, the company constituted by the company. It is also calculated as a state borrowing. That is to be exempted from that calculation.
And the decision. Question hour now. Question hour. Honorable members, the multimedia devices, MMDs, may not display the list of questions due to some technical glitch. Though it will be resolved very soon, the mics of honorable members may be switched off for a moment to reboot the system. Honorable members may kindly bear with the inconvenience. So now question hour. ठीक. Those of the members who have an impression about it, I would be happy to receive them in my chamber and discuss the matter today itself. Question number 1, Shri Kartikeya Sharma. Question number 1. Shri Kartikeya Sharma. Honorable Chairman, sir, through you, I'd like to ask the Honorable question number 1, please. Honorable Minister. Honorable Member Shri Kartikeya Sharma, Supplementary 1. Thank you, Chairman, sir. So I'd like to ask the Honorable Minister if the Ministry is considering to take any steps to safeguard the rights and the interests of the passengers of airlines, just like the rights of airlines and airline crews are defined. As there have been many instances that have come to light where passengers are mistreated, and especially older people and people who are first-time flyers coming from rural areas. So in the name of safety and procedure, if the government and the ministry is planning... Be pointed. Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उड़ान योजना पर, और आपके द्वारा मैं सदन को ये भी सूचित करना चाहता हूं कि ये एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है कि आखिरी शहर तक हम नागर विमानन क्षेत्र को हम जोड़ पाए, और पूरे देश में बहुत विस्तार हुआ है। 517 रूट्स वर्तमान में प्रचलित हैं, और इस उड़ान योजना की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम देख सकते हैं। एक नया उड़ान का सफर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कल के दिवस में भी हो पाया है, और इस सफर को हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे भी ले जाएंगे दूसरे राज्यों में, इसका विश्वास भी हम सदन को देना चाहते हैं। जहां तक प्रश्न कार्तिकेय जी ने आज इस सदन में पूछा है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं नागर विमानन मंत्रालय से कि सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे मंत्रालय की प्राथमिकता है। सिक्योरिटी के लिए हमारी संस्था बीकैस, ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अपनी तगड़ी निगरानी सारे एयरपोर्ट्स पे रखती है, और सेफ्टी के लिए डीजीसीए जो हमारी संस्था है, हर एक एयरलाइन और हर एक एयरपोर्ट के लिए कार जो सिविल एविएशन रूल होते हैं उसे इशू करती है, ताकि हमारे यात्रियों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी और उनकी सुगमता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। जो मुद्दा उन्हें उठाया है, कोई भी मिसट्रीटमेंट किसी भी पैसेंजर के साथ होगा जिसकी सूचना मंत्रालय को मिलती है, फौरन उस एयरलाइन या उस एयरपोर्ट दोनों को सूचित किया जाता है, जवाब लिया जाता है, और जहां कोई भी एयरलाइन या एयरपोर्ट दोषी पाया जाए, पेनल्टी मंत्रालय के द्वारा पूर्ण रूप से फिक्स की जाती है। Second supplementary, Shri Kartikeya Sharma. Thank you, Chairman, sir. Through you, I would like to ask the Honorable Minister whether the ministry has considered opening of or increasing the number of pilot training institutes in the country given the increase in demand in the aviation sector. Honorable Minister. सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कार्तिकेय जी ने उठाया है। हमारा नागर विमानन क्षेत्र की विस्तारता आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस देश में 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट थे,
आज 149 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम प्रचलित हो पा रहे हैं। हमने इस संख्या को दुगना से ज्यादा कर दिया है 9.5 वर्षों में, और हमारी प्राथमिकता है कि इसे हम आगे जाके बढ़ाएं। हमारे एयरलाइंस की भी पूर्ण क्षमता आगे बढ़ने वाली है। एयर इंडिया ने 470 प्लेन की ऑर्डर डाली है, इंडिगो ने 500 प्लेन्स की ऑर्डर डाली है, और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को एक बैकबोन आवागमन के क्षेत्र में पूरे देश का हम बनाने वाले हैं। ये विश्वास मैं सदन में आपके द्वारा मैं देना चाहता हूं। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, the Udan scheme has been designed to make air travel more accessible to common man. But there are problems in bidding process, and that is why we are not able to operate the way we should be in remote areas, sir. Nanded Airport is an airport which was constructed because the Sikh communities have a sacred place there. But Nanded Airport is not functional. I had written to the minister, and he very kindly replied to me saying that Nanded Airport would be available for bidding in the list of underserved airports. And if any airline submits a valid bid for the routes connecting Nanded, the same shall be considered as per the provisions of the scheme document. So I want to know what happened about the Nanded Airport flights, because that's the flight we Honorable take to Minister. come to Delhi. अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने मेरे साथ पत्रचार इस विषय पर किया है, और हमारे सलाहकार समिति में भी ये विषय उठी है। प्रश्न यहाँ है कि एयरलाइंस ने भी नांदेड़ में प्रचलन शुरू कर दिया था। कुछ एयरलाइंस जो इकोनॉमिक रिटर्न नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ थोड़े फ्लाइट्स कम हो गए थे, पर नांदेड़ को कनेक्टिविटी देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वो इसलिए केवल नहीं क्योंकि नांदेड़ एक प्रमुख स्थान है महाराष्ट्र के अंदर, पर हमारे सिख समाज के लिए भी धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान नांदेड़ है। कठिनाई इस विषय में एयरलाइंस की तरफ से नहीं है अध्यक्ष महोदय, कठिनाई इस क्षेत्र में नांदेड़ एयरपोर्ट के साथ है। महाराष्ट्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, क्योंकि ये एयरपोर्ट केंद्र सरकार की नहीं है, ये प्रदेश सरकार की है, और ये एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दी है, जिस एंटिटी ने आज तक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फीस को भी रीएम्बर्स नहीं किया। जो ATCOs हमने वहाँ लगाई थी उनको भी हमें विड्रॉ करनी पड़ी, और जो उड़ान के 5.0 राउंड बिडिंग थी, नांदेड़ टू पुणे, हिंडन, बैंगलोर, नागपुर, हैदराबाद, गोवा और पटना और आदमपुर के रूट्स भी हमने अवार्ड किए। मैं प्रदेश सरकार के साथ पत्रचार और उनके साथ चर्चा भी कर रहा हूं, और हमारी यही सोच है कि वो एयरपोर्ट वापस अगर प्रदेश सरकार ले पाए, उसे प्रचलित कर पाए, तो फिर उस एयरपोर्ट्स पे हम लोग वो रूट्स की शुरुआत हम लोग कर पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा हमारे सांसद महोदय को भी कि इस एफर्ट पे हमें भी मदद करें, और अगर ये एयरपोर्ट वापस लिया जाए और महाराष्ट्र सरकार अपने अधीन कर पाए और उसे ऑपरेट कर पाए, तो फिर ये रूट्स हम वहां प्रचलित कर पाएंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री वी विजय साई रेड्डी। So close and so far. Sir, according to the CAG report, under Udan scheme, only 54 routes or 7% of the awarded routes managed to sustain the operations beyond 3 years concession period. Sir, can the government explain what steps are being taken to resolve the problem in respect of the other routes unable to finish their concession period? Honorable Minister. Sir, Vijay Sai Reddy ji, as always, has raised a very erudite question, and I shall endeavor to try and satisfy him. In every situation, sir, you can always look at a glass half full
or a glass half empty. Vijay Sai Reddy ji proposes to look at it from a half empty viewpoint. We in government look at it from a half full viewpoint. These were routes and airports that had been wiped off the civil aviation map. It is only due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi ji that today under Udan Yojana, 76 airports that were never on the civil aviation map of India in its history have today reappeared on those maps. It is only due to the efforts of Prime Minister Narendra Modi and the government that today 1.30 lakh passengers have traveled through Udan Yojana who could never ever dream of traveling on a plane before. It is only because of his vision that today 2.75 lakh flights have operated in India due to the viability gap funding that has been proposed and given by the central government for this scheme in particular. And it is only because of his vision that the Northeast, that was looked at as always Purvottar, the furthest point of India, from the periphery has been brought into the mainstream. And 9 new airports have been constructed in the Northeast of India, of which 6 have been possible only because of the Udan scheme. As far as his question is concerned, I'd like to correct his data. This scheme has been proposed as a VGF scheme for 3 years, where viability gap funding is given for 3 years for an airline. We hope that post that, the route sustains itself. If it doesn't, then we have to look for new routes to add on to these schemes. That's why we have a target of 1,000 routes over the period of the scheme. Today, 517 routes have been operational. His data is slightly dated because he relies on the CAG report. The current data, I'd like to correct him, is 78 routes are still continuing after 3 years. 40% of the routes are operational, 15% of those are continuing after 3 years, and it is our endeavor that as India grows, as people grow accustomed to air travel, this will only increase in the days to come. Our projection is that from 144 million travelers in 1920, by the year 2030, India will have 42 crore travelers by civil aviation in the days to come. Sri Rajiv Shukla, fifth supplementary. मंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत तमाम कनेक्टिविटी तो बनवाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कैंसिलेशन लास्ट मिनट पे जो होता है फ्लाइट्स का, उससे लोग बहुत परेशान हैं। एक, उनको लोड नहीं मिलता, इस वजह से जो एयरलाइंस है तुरंत लास्ट मिनट पे कैंसिलेशन कर देती है। दूसरे, अभी फॉग आ गया है, और इसमें जो है कैंसिलेशन से बचने के लिए क्या क्या उपाय उठा रही है सरकार, अगर बताने की कृपा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जवाब विस्तार में देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पहले से। ऑनरेबल मिनिस्टर जी ने उड़ान योजना के साथ नहीं, लेकिन समूचे नागर विमानन क्षेत्र के साथ प्रश्न उठाया है। जहां तक कैंसलेशंस का सवाल है, हम लोगों के पास एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके आधार पर अगर कैंसलेशन होती है 1-2 घंटे फ्लाइट के पहले, तो एयरलाइन को पैसेंजर्स के लिए इमीडिएट कनेक्टिंग फ्लाइट का प्रावधान करना पड़ता है। अगर 5-6 घंटे के लिए फ्लाइट नहीं मिल पाती तो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है पैसेंजर्स को होटल का कमरा देना, उनका रिफंड देना, उनको अगले फ्लाइट पर लगाना। तो ये नियम कार के आधार पर, सिविल एविएशन रूल्स के आधार पर निर्धारित है मंत्रालय के द्वारा। अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो मंत्रालय पूर्ण सतर्कता के साथ उस एयरलाइन के विरुद्ध प्रक्रिया और कार्रवाई इमीडिएटली करती है। जहां तक फॉग का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है राजीव जी का, जो इस प्रश्न के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन फिर भी उनके प्रश्न का उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। फॉग एक ऐसा माहौल है जिस पर कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हम नहीं रख पाते किस दिन फॉग आएगा नहीं आएगा। इसलिए 2021 में जब मैंने मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दिया गया था, जुलाई के माह में नवंबर के लिए फॉग रूटीन के लिए हमने एक नई प्रचलन शुरू की। उसके 3-4 भाग थे। पहले तो हमारे कैट 1, कैट 2 और कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या एयरलाइंस को में बढ़ोतरी होने के लिए हमने उनको सीधा प्रावधान बनाने को कहा। उसी के साथ जो कैट 2 और कैट 3 ट्रेन एयरक्राफ्ट न हो,
उदाहरण के तौर पर ATR और Q400 बॉम्बार्डियर के, उनको हमने नॉन फॉग आवर्स में चलाने का प्रावधान हमारे विंटर शेड्यूल में हमने पहले से बना के रखा है। विंटर शेड्यूल करीब करीब अक्टूबर के अंत के माह में बनता है, वो प्रावधान हमने बना के रखा है। पूरा विंटर शेड्यूल में हर एक एयरलाइन का शेड्यूल भी उसी फॉग के आधार पर नियंत्रित किया जाता है। कैट 3 एयरपोर्ट्स, IFR एयरपोर्ट्स मतलब इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रेटेड एयरपोर्ट्स को कैट 1 पर हम लोग ले जा रहे हैं। कैट 1 के एयरपोर्ट्स को कैट 2 तक ले जा रहे हैं। कैट 2 के एयरपोर्ट्स को कैट 3 तक ले जा रहे हैं। फॉग से प्रभावित हमारे देश में करीब 18 से 19 एयरपोर्ट्स ही हैं। उसमें उत्तर भारत के भी एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लखनऊ है जहाँ से राजीव जी आते हैं, हमारे दिल्ली का एयरपोर्ट भी है, और इन एयरपोर्ट्स में भी प्रावधान कैट 3 का हमने कर दिया है। और इसी के तहत पिछले 20-21 वर्ष के विंटर शेड्यूल में और 21-22 के विंटर शेड्यूल में फॉग के जरिए कैंसिलेशंस 0.05% ही केवल हो पाए हैं और डिलेज 0.01% ही हो पाए हैं, क्योंकि वो शेड्यूल ही हमने वैसे बनाने की कोशिश की है। कैट 3 ट्रेन पायलट्स की संख्या भी बहुत देश में बढ़ गई है और कैट 2 और कैट 3 की भी, ताकि हर प्लेन का ऑपरेशन बोइंग 737, A319, A320, कैट 2-3 ट्रेन पायलट्स के आधार पे ही हो। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर पानी की क्वालिटी को जांचने के लेकर, मापने को लेकर के कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जल शक्ति, अब जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के बाद में देश भर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक तरफ जहां देश के सभी घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे, इस दिशा में काम प्रारंभ हुआ है। और जो काम प्रारंभ हुआ 2019 से लेकर के अब तक जो 16% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी जाता था, आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज देश के 71% घरों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है। और पीने का स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है, इसके कारण से माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद दिया है, उसका परिणाम कल देखा आपने कि प्रचंड बहुमत के साथ में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ये जो पीने के पानी की गुणवत्ता और आर्सेनिक के को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, देश भर में 2016 में 14,143 ऐसे हैबिटेशन थे। माननीय सदस्य सही है कि इंडो गैंगेटिक जोन में आर्सेनिक की समस्या है। 14,183 क्षेत्रों में हैबिटेशंस में इस तरह की चुनौती थी, जो 2017 तक बढ़कर के 18,258 हैबिटेशंस हो गए थे, क्योंकि ये डायनेमिक प्रॉपर्टी है पानी की, लेवल्स को लेकर के, विड्रॉल को लेकर के इस तरह के परिवर्तन आते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के जल शक्ति जल जीवन मिशन प्रारंभ करने के बाद में जिस तरह का परिणाम आया है, उसके चलते हुए आज इनकी संख्या निरंतर घटी है। मैं गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूं कि 2017 से जो हमने नेशनल वाटर क्वालिटी मिशन में जो प्रायोरिटी ऐसे अफेक्टेड हैबिटेशंस को देना प्रारंभ किया था, वहां से लेकर के जल जीवन मिशन तक आज देश में एक भी ऐसा हैबिटेशन नहीं है जहां पर व्यक्ति को सेफ पीने का पानी, आर्सेनिक मुक्त पीने का पानी उपलब्ध न हो। देश के जो है इन 18,258 हैबिटेशंस में से केवल 378 हैबिटेशन ऐसे बचे हैं, जिनमें से 319 पंजाब में है और 59 वेस्ट बंगाल में, जहां जो है कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पीने का स्वच्छ पानी मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं
कि जो व्यवस्था देश में नहीं थी, माननीय सभापति महोदय, कि देश में पीने का पानी जो हमारे जीवन से, हमारे जीवन के, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विषय, उसको जांचने का कोई किसी तरह का जो है देश में व्यवस्था ही नहीं थी। आज देश में हम खुशी के साथ में कह सकते हैं कि 2111 लेबोरेटरीज देश भर में काम कर रही, जिसमें से 1300 से ज्यादा लेबोरेटरीज NABL एक्रेडिटेड है। और माननीय चेयरमैन साहब, देश भर में 19-20 तक जहां केवल 50 लाख टेस्ट कुल मिलाकर के होते थे पीने का पानी की गुणवत्ता को जांचने का, ये जो व्यवस्था हमने की, और देश भर में 23 लाख महिलाओं को ट्रेन करके जो फील्ड टेस्टिंग किट दिए, लेबोरेटरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता के विषय पर समाधान हो सके। लेकिन माननीय सदस्य जिस प्रांत से आती हैं, मैं बहुत दुख के साथ में कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य से कहूंगा कि अपने प्रांत में उस विषय पर बात करें। आज देश में, पूरे देश में केवल एकमात्र प्रदेश वेस्ट बंगाल बचा है जो आज भी 40% से नीचे जल जीवन मिशन पर है। उस पर गति बढ़ाने की नितांत रूप से आवश्यकता है। ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमती मौसम नूर। Sir, I would request the Honorable Minister to give a specific answer on what is the total financial investment made by the ministry in establishing community water purification as part of the arsenic mitigation efforts. Thank you. Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, हमने क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हुए जहां क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस हैं, जो जल जीवन मिशन का जो फंड एलोकेशन का जो हमने बेंचमार्क बनाया है, उसमें क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज को 15% का प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि देश भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के क्वालिटी को लेकर के चैलेंजेस और इश्यूज हैं। राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से ऊपर उपबंध करती हैं, और कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अलग अलग तरह के जो है प्रदूषण को लेकर के उसके मिटिगेशन के लिए अलग अलग तरह के उपबंध उसके लिए किए जाने की आवश्यकता होती है। Honorable Minister, it's a very pointed question. I know, I'm replying direct pointedly. response. She wished to understand about, she wished to know about the community water treatment water plant to mitigate the arsenic. मैं को विश्वास दिलाता हूं कि इसकी सूचना राज्य सरकार से मंगवा करके हम जो है माननीय सभा सदस्य को शीघ्र भेज देंगे। The Honorable Minister would get in touch with the Honorable Member to get all the details he wants. Supplementary, Dr. Fozia Khan. I'm so surprised. Sir, according to the risk of antimicrobial resistance, this is a significant global concern today. This issue extends beyond medical overuse, encompassing factors like water contamination from the pharmaceutical industry. Water waste treatment plants are pivotal in addressing AMR, which is a big concern. They serve as reservoirs and sources of antibiotic-resistant bacteria and antibiotic-resistant genes. So recognizing various sources as potential routes for AMR spread, including recreational water, specifically in the rural areas, sir, in light of these challenges, what proposals or initiatives has the ministry put forth or intends to propose to prevent water seepage into this declining groundwater? Additionally, are there steps taken to monitor the levels of AMR in groundwater? Honorable Minister. चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया, और मैंने अपने पहले प्रश्न के जवाब में भी कहा है कि भारत में इस तरह का कोई प्रोटोकॉल और व्यवस्था ही पहले नहीं थी कि पीने के पानी की जांच की जा सके। और व्यवस्था न होने के चलते हुए सामान्यतया शहरी परिवेश में लोग अपने घर में इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और RO वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बाध्य थे। लेकिन क्योंकि इस तरह की व्यवस्था अब खड़ी की है और पहली बार देश में सारे बेसिक पैरामीटर्स पर और सारे जो है सेकेंडरी पैरामीटर्स पर टेस्टिंग की व्यवस्था खड़ी हुई है, देश की सरकार इस पर अपनी दृष्टिकोण से निरंतर निगदृष्टि बनाए रखती है। लेकिन क्योंकि पीने का पानी और इसके अंतर पानी जो है वो राज्य सरकारों का विषय है, तो प्राथमिक रूप से इस विषय पर काम करने की, इस विषय पर निगरानी रखने की जो है वो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
लेकिन भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विषय पर राज्य सरकारों के सहयोग के लिए तत्परता के साथ में खड़ी है। Well, I can appreciate monitoring of the Honorable Minister. His team came to me. I put them to a very strict test about my own village, my own house, and inquired, is there a null there? They could give details of my entire village. Question number 3, Sri Irana Kadadi. Honorable Minister, first supplementary. धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार भूजल स्तर और पानी के प्रदूषण के आकलन के लिए तकनीक का प्रयोग करके पूरे देश में तालुका स्तर पर भूजल सेंसर्स का एक नेटवर्क बनाने का क्या प्रावधान करेगी? Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, नितांत ही गिरता हुआ भूजल का स्तर हमारे देश के लिए अत्यंत बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि भूगर्भ के जल पर निर्भरता दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की, और हमारी कुल मिलाकर के विड्रॉल जो है वो दुनिया में हम सर्वाधिक करते हैं। 25% दुनिया के विड्रॉल का अकेला हम भारत में करते हैं। हमारे पीछे खड़े हुए पंक्ति में अमेरिका और चाइना दोनों को अगर साथ जोड़ दें तो उनका भी 1.5 गुना पानी हम विड्रॉल करते थे, और उसके चलते हुए निरंतर भूगर्भ का जल हमारा जो है वो कम हो रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ करके हर एक प्लेटफॉर्म पर इस पर से बात करना प्रारंभ किया, पंचायतों के सरपंचों को चिट्ठी लिखने से लेकर के जिस तरह से डिफरेंट इनिशिएटिव्स उनके लीडरशिप में लिए गए, और उसके कारण से एक जल चेतना का व्याप जो हुआ है, उसके चलते हुए भारत सरकार के जल शक्ति अभियान, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए अमृत सरोवर अभियान, और इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने जिस तरह से अपने अपने यहाँ, चाहे माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने अपने यहाँ पे गुजरात में जो इनिशिएटिव्स लिए थे, चाहे महाराष्ट्र की सरकार ने जो जल युक्त शिविर प्रारंभ किए, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई, नीरू चेट्टू आंध्र प्रदेश में हुई, इस तरह की सारी योजनाओं के चलते हुए अब भूगर्भ का जल का स्तर जो है वो बढ़ने लगा है। मैं माननीय सभी सदस्यों के माध्यम से देश को बहुत प्रसन्नता के साथ में ये विषय सूचित करना चाहता हूँ कि 2019 से पहले जब जल शक्ति मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री के रूप में बनाया, उससे पहले देश में कभी 3 साल में, कभी 2 साल में, कभी 5 साल में भूगर्भ के जल को मापने के लिए जो देश भर में नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क के माध्यम से एक रिपोर्ट पब्लिश होती थी, और 3-3, 4-4 साल बाद में जो रिपोर्ट पब्लिश होती थी वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती थी, क्योंकि 3-4 साल में जो है उसके ऊपर कोई उसमें बहुत सारा और एडवर्स इंपैक्ट हो जाता था। लेकिन पिछले वर्षों में पहले हमने 2 साल पर किया, और पिछले साल से अब हम प्रतिवर्ष जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित करने की क्षमता हमने डेवलप की है। और मैं इसके साथ ही अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कहना चाहता हूं कि 2023 में 2020 के बाद में जो डाउनवर्ड्स हमारा हमेशा घटता हुआ भूगर्भ जल का आंकड़ा आता था, जो 6000 से ज्यादा ब्लॉक्स में मॉनिटर करते थे, हर साल हमारे क्रिटिकल जो है ब्लॉक्स, सेमी क्रिटिकल और जो है ब्लॉक्स और ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। पिछले 4-5 साल के परिणाम हुए कि अब जो है पिछले साल में 2023 की तुलना में, अगर 22 की तुलना में अगर मैं बात करूं तो 2023 की रिपोर्ट जो हमने 3 दिन पहले पब्लिश की है, आज उसके चलते हुए सेफ जोन जो है सेमी क्रिटिकल से सेफ जोन ऐसे 127 जोन है। ओवर एक्सप्लॉइट से क्रिटिकल की तरफ आकर के पॉजिटिव ट्रेंड हुआ, ऐसा ओवर जो है 27 ब्लॉक्स हैं, सेमी क्रिटिकल से सेफ हुए 127 ब्लॉक हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड से सेफ हो गए ऐसा 1 ब्लॉक है, और ओवर एक्सप्लॉइटेड से सेमी क्रिटिकल हुए ऐसे 4 ब्लॉक्स हैं। इस तरह से 224 ब्लॉक्स में पॉजिटिव
have a stop for Vande Bharat Express between Hyderabad and Visakhapatnam. Resources should be exhausted in order to persuade the Qatar government in order to get rid of those ex-Navy personnel from the custody and from this kind of charges, because it is the concern of the nation, it is the concern of those families. So I would suggest the government that they should be proactive and they should strive hard to get rid of those hapless ex-Navy personnel of our country. Thank you. Sri Suresh Kodikunil ji. Sir, the famous and well-known agriculture scientist, Dr. M.S. Swaminathan, Padma Vibhushan Dr. M.S. Swaminathan, passed away 3 months back in Chennai. Sir, the country is very much aware that Dr. M.S. Swaminathan's contribution in our agriculture sector, as well as the self-sufficient of the food security. But at the same time, the NDA government chose to disrespect the legend when he passed away, as the government did not accord any rightful honor or paid tributes or marks of respect to Dr. M.S. Swaminathan, and displayed their arrogant and ungrateful attitude towards the great scientist. The government also did not send a proper representative of the union government to be present throughout the funeral function in Chennai. So his family belongs to my constituency, Kuttanad, and also he has given so many contributions to the agriculture sector in Kerala also. Sir, I demand through you, sir, at least now the government must take steps in granting the rightful honors to Dr. M.S. Swaminathan by awarding the citation of Bharat Ratna First Humus, and further, Dr. M.S. Swaminathan's life-size statue be erected in the new Parliament building, along with a portrait installed in the central hall of the Parliament. And also, I suggested to be named Indian Council of Agriculture Reserve, ICAR, to be immediately renamed Dr. M.S. Swaminathan Institute of Agriculture Research. The government must rectify its mistake and honor Dr. M.S. Swaminathan for his extraordinary contribution to Indian agriculture and the nation's food security, which is considered as the pillar of national security. With these words, I would like to urgently invite Honorable Government through you, sir, Dr. M.S. Swaminathan. The country cannot ignore him. So, Honorable Ministers are here, Cabinet Ministers are here. Honorable Cabinet Ministers are here. Smriti Irani, Dharmendra Pradhan is here, and Anurag Singh Thakur is here. So, you are ignoring. Kindly, sir, kindly. My name being called out without substance and without information by the honorable member. Secondly, sir, I am sure that once the member lays the issue at hand on the floor, the appropriate minister will respond. But I would request through you, sir, that the honorable member not be in a spiteful position just because his party had to face a humiliating defeat just yesterday after the election results were announced. What is the connection with वैज्ञानिकों को हम गवर्नमेंट पॉलिटिकल नहीं बनाते हैं। Government spokesman Anurag Singh Thakur is here. 16 श्री ज्योतिर्मय सिंह महातो, ज्योतिर्मय आइटम नंबर 17 श्री बसंत कुमार पंडा,
उनका माइक कर। सर मैं इधर रेस करना चाहूंगी जो 2019 में 550 साल गुरु नानक देव जी के गुरपुरब पे इस सरकार की तरफ से पंडा जी बोल रहे हैं, बसंत कुमार पंडा। मैडम आपका नहीं है बसंत कुमार। चालू क्या आप माइक की ओर आइए, माइक की ओर आइए। हाँ ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार पिछले 9 वर्षों से हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र के कलाकारों को कौशल बढ़ाने के लिए, उससे विश्व स्तर पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं अपनी सरकार को और भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और देशों में कलाकार प्रतियोगिता, कलाकार कला संगमों के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। मैं आपका ध्यान उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्र के और आकर्षित करना चाहता हूं, जहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्मारक स्थित होने के साथ ही पश्चिम उड़ीसा में भवानीपाटना पश्चिम उड़ीसा का केंद्र बिंदु है। कालाहांडी, कोरापुट और नुआपड़ा के कई स्थानों को भारत का दूसरा कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जहां विशाल घाटी, पहाड़, बड़े पानी के झरने, डैम, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक सौंदर्यीकरण से भरपूर अद्भुत नजारा स्थित है। और ये क्षेत्र आदिवासी कला, गीत, संगीत, नृत्य और उड़ीसा के विभिन्न प्रकार बाजा और का उद्गम स्थल है, जहां हमारे पश्चिम क्षेत्र के प्रतिभापूर्ण कलाकार अपने प्रतिभा को दिखा सकते हैं, जिससे वो वंचित हैं। पश्चिम उड़ीसा में फिल्म, जहां हमारे पश्चिम क्षेत्र के पश्चिम उड़ीसा में फिल्म स्टूडियो न होने के कारण यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पश्चिम उड़ीसा हमेशा से उपेक्षा का कारण बना हुआ है और राज्य सरकार स्टेप मदर एटीट्यूड हमारे क्षेत्र के प्रति दिखाते आ रहे हैं। उड़ीसा में सिर्फ एक कलिंगा स्टूडियो जो कि कटक में स्थित है। मेरा आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मामलों को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को निर्देशित कर पश्चिम उड़ीसा में भवानीपाटना के पास अकादमिक फिल्म प्रशिक्षण स्कूल और साथ में राष्ट्रीय फिल्म स्टूडियो स्थापित करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके भूमि आवंटन हेतु आग्रह किया जाए, ताकि जहां जल्द से जल्द एक फिल्म स्टूडियो की शुरुआत हो सके और हमारे आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा मिले। पश्चिम उड़ीसा की बड़ी आबादी आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ से आदिवासी युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर भाग लेने और पश्चिम क्षेत्र के कलाकारों को विश्व स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करके मान सम्मान बढ़ाने के लिए क्षेत्र का बढ़ चढ़कर भाग लेने का मौका मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर कदम उठाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आइटम नंबर 18 श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद उपसभापति जी। महोदय, मैं सदन के माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अखनूर, खोड़ और जोड़ियां की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां पर बहुत बड़ा एक दरियाए चिनाब है
और दरियाए चिनाब में जब भी बाढ़ आती है तो सारे क्षेत्र की जो कृषि योग्य भूमि है वो बह जाती है और दरियाए बहा कर ले जाता है। लेकिन अब हद तो अब इतनी हो गई है कि जब भी बाढ़ आती है, जब बर्फ पिघलने से जो पानी दरिया का बढ़ता है, अब वो गांव में घुसना शुरू कर गया है। और महोदय, ये जो कृषि योग्य भूमि है ये तो बह गई है। अब गांव जो है वो बहने की कगार पर जो आ गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गांव अब चिनाब दरिया की लपेट में आ रहे हैं, अगर हमने कोई ठोस कदम उन गांव को बचाने के लिए नहीं किए तो वो गांव के गांव जो है वो बह जाएंगे और लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि अखनूर, गुर्गी टक्की, संग्रामपुर, मक्याला, चंजवा, देवीपुर, चक सिकंदर, गैर और बकौर और इसके अलावा भी कुछ छोटे गांव भी हैं जो दरिया चिनाब की लपेट में आ गए हैं। मेरा आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि देखिए, ये पहले बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बना था, लेकिन अब 55 करोड़ की लागत से वहां पर एक बांध बांधने की योजना बनी है ताकि बांध बांधने से उन गांव को जो है वो बचाया जाए। ये जो 55 करोड़ का प्रोजेक्ट है बनकर जल संसाधन मंत्रालय में आया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जल संसाधन मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे और ये 55 करोड़ की जो राशि है ये रिलीज करे ताकि वहां पर एक बांध बनाया जाए और बांध की वजह से ये जो गांव हैं इनको बचाया जाए। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है अपने सारे उस क्षेत्र के लिए। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं, सदन से भी प्रार्थना करता हूं और जल संसाधन मंत्रालय से भी प्रार्थना करता हूं कि जो अखनूर के साथ साथ लगने वाले जितने भी गांव हैं इन्हें बचाने का प्रयास किया जाए और जो 55 करोड़ की राशि जो है वो इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया जाए ताकि वहां पर एक अच्छा बांध बने और इन गांव को बचाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आइटम नंबर 19 महेश साहू जी। काइंडली माइक ऑन। अधिष्ठाता महोदय, ए प्रसंग को आपनका पाखरे उपस्थापन करिबा पूर्वरु मु आपनको सादर निमंत्रण करूची ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्रर 3टी जातीय राजपथ 49 पालड़ा ठारू केउंझर एवं 55 कटक ठारू संबलपुर तत्सहित पितिरी ठारू डुबुरी जो जातीय राजपथर अवस्था एभली एक संकटापन्न अवस्था अच्छी। केंद्रर विकास कार्यक्रम रे ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र 1,00,000 कोटी टंका वर्ष को देउथला बेले विकास परिवर्ते से क्षेत्र रे आज पर्यंत 326 जन विनाश होइचंती, विभिन्न दुर्घटना रे मृत्यु घटिचंती। ए क्षेत्र रे मु आपन को निवेदन करिबा पई चाहे, केंद्र सरकार पितिरी ठारू डुबरी रास्ता को लोकार्पण करथिले किंतु सेठारे ब्राह्मणी, रामियाल एवं डमसड़ा ठारे पोल निर्माण होगा संभव है नहीं, संपूर्ण है नहीं। पितिरी ठारे मध्य ओवरब्रिज एवं अंडरपास निर्माण शेष है नहीं। अथच केंद्र सरकार विभिन्न दृष्टिकोण पितिरी ठारू डुबुरी रास्ता को गृह मंत्री, केंद्र शिक्षा मंत्री द्वारा लोकार्पण हैला परे भी मध्य से कार्यक्रम एते धीर गति चली संपूर्ण है नहीं। पालड़ा ठारू केउंझर एवं आपनकर पितिरी ठारू डुबुरी, कटक ठारू संबलपुर बारंबार रोड सेफ्टी मीटिंग रे आलोचना पर्यालोचना हला परे माननीय मंत्री सहित आलोचना परे एवं 2024 मार्च सुधा शेष हो बोली घोषणा थिला परे मध्य मु निवेदन करिबा पई चाहे केंद्र सरकार को निजे स्वचक्षुरे देखंतु 2024 मार्च सुधा शेष होबा आदौ संभव नुहे। 2025 मार्च जगह चलिबो ए कथा केंद्र सरकार विकास रो ये गोटे ज्वलंत प्रमाण 3टी जातीय राजपथ पई मु आशा करिबो अधिष्ठाता महोदय आपन को निवेदन करिबा पई चाहे केंद्र सरकार जो हिसाब रे ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र राजस्व पाउछंती तार सामंजस्यतम अनुदान रे ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र अधिक उन्नति हेई परिथांता किंतु केंद्र सरकार ए बाबद रे कोनस प्रकार नजर दउनांती। मु आशा करिबा आपन जरिया रे केंद्र शिक्षा मंत्री पाखरे बसिचंती सुनुचंती से अनुभव करिबा दरकार
केंद्र प्रति राज्यर जो दायित्व एवं लोकसभा क्षेत्र जो सैक्रिफाइस से कथा को गुरुत्व प्रदान करी कार्यक्रम को आगक नापी आपण जरिया केंद्र सरकार को अनुरोध करने सहित चेतावनी देउछि। थैंक यू वेरी मच। श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी। श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, I want to raise one important issue related to my state. Sir, Manrega, Awas Yojana, health issues, National Health Mission, all money allotted by Government of India have been kept blocked since last 2 years, amounting up to rupees 18,000 crores. We few MPs and our ministers came to Delhi to meet Honorable Minister, not the Cabinet Minister, sir. It is Minister of State. Surprisingly, we were kept waiting for 2 hours in the waiting hall, were offered tea, and ultimately after 2.5 hours, when we went for the meeting, then she left behind the door. We were lifted bodily. आपका इश्यू की बात करो। मेरा इश्यू ये है, we were lifted by bodily senior MPs, 10 ministers, and were taken 20 kilometers away from Delhi. We demand, sir, that Manrega allotment, Awas Yojana allotment should be sent to state government without further delay. We are keen to place our demand to Prime Minister of India, including Chief Minister, and we hope this issue to be discussed on the floor of the House without further delay, and economic blockade should not be allowed to be created in the state of West Bengal. माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी। सभापति महोदय, दादा, नहीं चिद भी मेरी पटवी मधी मत करो भाई। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन की वरिष्ठ सदस्य सुदीप जी ने कुछ विषय उठाया भारत सरकार के बारे में, मनरेगा के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। उनको भारत सरकार ने ब्लॉकेड किया है। अध्यक्ष महोदय, ये तथ्य सही नहीं है। ये भारत सरकार की ओर से बंगाल की गरीबों की पैसा ले जाते हैं और उसको तोलाबाजी करते हैं, कटमनी रखते हैं। यही मूल कारण है। देश की सभी राज्य वित्तीय श्रृंखला में रहते हैं। बंगाल उसके ऊपर खुद को मानता है, बंगाल की सरकार खुद को उसके ऊपर मानता है। सर, मैं ऑन रिकॉर्ड on the floor of House, I would like to remind and like to mention, in the PM Poshan Yojana, in the midday meal scheme, they have misappropriated 4,000 crore. 4,000 crore. Government of India has given inquiry to CBI. Everything will come out on the front. Everything will come out to the table. इनकी दिक्कत है, ये गरीबों की पैसा लूट करते हैं, पार्टीबाजी में पैसा खर्चा करते हैं। इनके ऊपर इंक्वायरी होगा। ये सब इनके आधे दर्जन मंत्री जेल में है। सभापति महोदय, इनकी शिक्षा मंत्री जेल में है, इनके आधे दर्जन मंत्री जेल में है। इनको डर लगने लगा है, इनकी लीडरशिप जेल में जाएगा। इसी डर से ये सदन के समय को खराब करते हैं। और श्री हसनैन मसूदी जी, श्री हसनैन मस्कानी, जनाब मसूदी जी बोलेंगे, वो रिकॉर्ड में जाएगा। जनाब, जम्मू कश्मीर को कई एक संगीन मसाइल का सामना है। सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ कोई लोकशाही नहीं है, अफसरशाही से हम जूझ रहे हैं पिछले 6 साल से। आज जबकि जश्न मनाया जा रहा है 5 रियासतों में इंतखाबात के नतीजे का, जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल से हमें इंतजार है इंतखाबात का। अब वो संगीन मसला है, लेकिन सबसे बड़ा संगीन मसला जो आज है वो बिजली का बहरान है। जनाब, 3215 मेगावाट हम बिजली पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं, लेकिन आजकल 16 घंटे का वहाँ पर शटडाउन रहता है, ठिठुरती सर्दी में, सब जीरो टेम्परेचर में। सर, मेरा मुतालबा होगा पहले ये रैशनलाइज किया जाए, जो बिजली की कटौती है वो रैशनलाइज की जाए। दूसरी बात ये
हमारे जो एनएचपीसी के साथ पास हमारे जो पावर जनरेशन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो यूनिट्स है वो वापस ले जाए, क्योंकि बहुत सारा पैसा एनएचपीसी ने उससे हासिल किया। सलाल वाला एग्रीमेंट था 25 साल तक रहेगा, लेकिन आज वो 50 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो तब तक बिजली का मसला हल नहीं होगा जब तक कि आप हमारे एनएचपीसी के जो हमने दिए थे वो उड़ी 1 हो, उड़ी 2 हो, बगलियार हो या सलाल हो, जो भी वहां पर वो वापस दीजिए। दूसरी बात यह है कि आज भी स्मार्ट मीटर के नाम पर जो हमारे एसटी हैं, बीपीएल है और जो आखिरी पायदान पर है, उनसे बिजली फीस 100,000 से ज्यादा लिया जा रहा है, जबकि पास की रियासतों में 0 बिजली बिल आता है। पंजाब में, दिल्ली में, आपके जो शासन है उत्तराखंड में, और आपने जो वादे किए राजस्थान में, एमपी में बिजली कम कीमत पर देने का या 0 बिल देने का, जम्मू कश्मीर के साथ एक अलग ही व्यवहार किया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है ही नहीं, ऐसा व्यवहार किया जाता है। पास की रियासत पंजाब में आधी आबादी को 0 बिल आता है और हमारे एसटी को, बीपीएल को, एससी को और जो आखिरी पायदान पर है उनसे बिजली इतना बिजली बिल देता है। बिजली खराब करने के बगैर। तो मेरा ये मुतालबा होगा कि एनएचपीसी के पास जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो वापस दिए जाए। पीरियड खत्म हो चुका है, फिर भी ले रही है एनएचपीसी। और दूसरी बात है वहां पर रैशनलाइज किया जाए जो भी शटडाउन है, ताकि लोगों को ज्यादा मुश्किलात का सामना हो। थैंक यू। श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने एक अत्यंत गंभीर चिंता के विषय को इस सदन में मुझे उठाने का अवसर दिया है। ये चिंता केवल हमारे लिए नहीं है, सत्ता पक्ष के लिए नहीं, बल्कि क्या सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, संपूर्ण समाज के लिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जिस तरह से डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक यथार्थबाजी, ऐसा लगता है कि जैसे किसी का चेहरा, किसी की वॉइस से जिस तरह से नकली वीडियो या चित्र या इस तरह से चीज़ें वायरल की जा रही हैं, वो देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। समाज में एक इस तरह की गलत सूचनाएं प्रसारित करके लोगों के बीच में जिस तरीके का चरित्र हनन हो या इस तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न हो, तो ये अभी तक इस डीप फेक के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तकनीक से ये इसका प्रचार प्रसार कुछ दिनों से इतना बढ़ा है, अभी तक इस पे कोई लेजिस्लेशन भी नहीं है, कोई विधायी कानून भी नहीं है। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, इस गंभीर सवाल पे सरकार भी सोच रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो पूरे देश में बढ़े। पिछले दिनों आपने देखा कि रश्मिका मंदाना हो या आलिया भट्ट हो, इस तरह से चाहे फिल्म स्टार हों, पब्लिक लाइफ के जीवन के, चाहे सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सांसद हों, हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं और इस तकनीक का दुरुपयोग करके और अगर जिस तरह की चीज़ों को वायरल कर देते हैं वीडियो बना करके, तो वो शायद पूरी लाइफ के लिए एक सवालिया निशान लग जाता है। तो इसलिए मैं इस सदन में चाहता हूँ कि इस विषय पे जो एक पूरे समाज के लिए एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस डीप फेक का एक प्रचार प्रसार हो रहा है और इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए, और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए जनता की राय हो, जनता का मैंडेट हो, उसके बावजूद भी एक डीप फेक के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी पिछले दिनों इसकी बहुत धन्यवाद है। तो मैं समझता हूं कि इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं, धन्यवाद जी, इस पर निश्चित तौर से प्रभावी कार्रवाई हो, आवश्यकता हो तो इसके लिए मजबूत लेजिस्लेशन बनाने का कार्य करे सरकार। धन्यवाद। श्री अमर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं दो ਇਹੋ ਜਿਹੇ इशू इस हाउस चुकना चाहना जिन्ना ते दोवां ते मैं पहला बोल चुकिया। मैं MP हाँ श्री फतेहगढ़ साहब दा। ਇਹ ਉਹ जगह जिथे औरंगजेब दे राज विच गवर्नर वजीर खान ने साडे 10वें पातशाह दे दोवें साहिबजादियां नूं जिंदा नीहां च चिणता सी। मैं बेनती कीती सी केंद्र सरकार नूं कि ਉਹ फतेहगढ़ साहब नूं इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट च लिआंदा जावे और उन्होंने वो सारियां फैसिलिटी दित्तियां जाण कि सारी सिख संगत और दूसरे लोग दर्शन कर सकन। दूसरी गल मैं कई बार कह चुकिया, किसानां दी गल देखो, जदों फार्मर एजुटेशन खत्म होया
ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਡੀ ਔਰ ਵੀਟ ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। धन्यवाद। श्री NK प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much. Sir. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for affording me this opportunity to raise a very serious matter of urgent concern as far as my state, Kerala, is concerned. Sir, this is a matter in respect of the coastal zone management plan to be provided by the state governments. Sir, it is well known that the government of India, by the notification in the year 2019, the coastal zone management plan is one of the essential pre-requirements so as to implement the amendment to the coastal regulation zone 2019 notification. So the coastal area people are, especially the fishermen community in my state, is finding it very difficult to construct the houses, and even for their livelihood purposes, they are finding it very difficult to continue their life in the coastal area because of this coastal zone regulation management plan. It is quite unfortunate to note that the state government has not completed the process of preparing the coastal zone management plan. Even the people's representatives have not been taken into confidence in preparing the coastal zone management plan. In my constituency, the most of the coastal area villages are more than that of the urbanized panchayat. That has not been taken into consideration in the draft plan preparation. So the draft plan is prepared without considering the developments in the coastal panchayats. The coastal panchayats in my constituency in particular and the state of Kerala in total are developed than the municipalities and corporations which comes under the urban zone. Sir, hence it is highly necessary to prepare a plan considering the development in coastal panchayats. It is highly necessary to publish the CRS notification considering the aforesaid facts so as to protect the coastal population in Kerala, particularly Kollam, my Loksabha constituency. So I urge upon the government of India, if the 2019 notification of the coastal regulation has to be made effective, the coastal zone management plan has to be issued by the state government. So I urge upon the government of India to intervene in this matter so as to get the benefits to the coastal fishermen and the people living in the coastal area by giving a direction from the government of India to implement the notification by preparing the coastal management plan. Thank you very much, sir. श्री रंगप्पा बर्ने जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे से लोनावाड़ा तक लोकल ट्रेन चलती है, जबकि कोविड के बाद दोपहर के समय का 11:30 से 2:30 बजे के समय लोकल ट्रेन बंद की, जबकि सभी उसी समय सभी मालगाड़ियाँ उस रूट पे चलती है। जब मैं रेलवे मिनिस्टर को मिला था, उसने बताया कि मेंटेनेंस के टाइम दोपहर के टाइम लोकल ट्रेन नहीं चलाएगी, जबकि मालगाड़ी चलती है तो लोकल ट्रेन क्यों नहीं चलती। दोपहर के टाइम स्कूल जाने वाले बच्चे, कई सारी कर्मचारी महिलाएं, किसान भी दूध बेचने पुणे तक जाते हैं तो उनका भी 2-2.5 घंटे रेलवे स्टेशन पर वेट करना पड़ता है। मैं कई बार रेलवे मिनिस्टर को मिला हूँ इस बारे में, जबकि रेलवे बोर्ड ने, रेलवे मंत्रालय ने पूना से लोनावाड़ा तक तीसरा और चौथा ट्रैक को मंजूरी दी है। 3-4 साल हुए, सुरेश प्रभु जी मिनिस्टर थे तब मंजूरी दिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने मीटिंग लगा के उन्होंने ये वादा भी किया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेलवे बोर्ड के तरफ उसमें सहायता करेगी। मैं आपके द्वारा ये मांग करता हूं कि पुणे से लोनावाड़ा जाने वाली लोकल ट्रेन दोपहर के समय, खासकर 11:30 से 2:30 के समय तक चलाने की मांग करता हूं। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। आदरणीय सभापति जी, केंद्र सरकार की योजना RDSS के अंतर्गत विद्युत
व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और विस्तार की दृष्टि से कार्य मेरठ जनपद के अंदर मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर चल रहा है। लेकिन जिस कंपनी को इसका काम दिया गया है उसकी गति इतनी धीमी है कि काम लगभग हो ही नहीं रहा है। विद्युत समिति का अध्यक्ष होने के नाते 2 बैठकों में मैंने इस बात की चर्चा की, अन्य सब जनप्रतिनिधियों ने भी इस विषय में चिंता व्यक्त की, परंतु किसी भी प्रकार की उसके काम के अंदर गति नहीं आई है। लिखित रूप में जो एसीज हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा लिखने पर भी कोई इसमें गति उसकी बढ़ी नहीं है। अभी तक केवल माननीय सभापति जी 6% काम हुआ है, यानी जो दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था, अभी तक उसकी ये गति है। मेरा ये अनुरोध ये है, मैं उस कंपनी का नाम नहीं यहाँ पर सदन में लेना चाहता हूं, परंतु उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा की जाए और उसके संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हो वो सरकार करे, माननीय मंत्री जी करें, ताकि जो अपेक्षित काम है आरडीएसएस के अंदर वो अंतर्गत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे जिले में सर, जो मेरे लोकसभा का तो पार्ट नहीं है, लेकिन एनआरएचएम का अध्यक्ष होने के नाते मैं उस जिले का अध्यक्ष हूं। मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है सुंदर पहाड़ी, और पिछले 1 महीने से प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप जो पहाड़िया जनजाति है, उनके 20 बच्चों की मौत हो गई है। मलेरिया या इसी तरह का कोई ऐसा वायरल है जिसको कि राज्य सरकार देख नहीं पा रही है। मैं और हमारे जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, दोनों विजिट कर चुके हैं लिट्टी पाड़ा और सुंदर पहाड़ी का ये हाल है। और हालात ये हैं सर कि ना वहाँ डॉक्टर की कोई व्यवस्था है, और ना आपको आश्चर्य होगा जो पीटीजी को 100% हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं, उनका नाम लिस्ट तक में नहीं है सर। एक भी आदिवासी परिवार को, आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां, एक भी आदिवासी को वहां ना प्रधानमंत्री आवास है, ना डॉक्टर की सुविधा है, और रोड का ये हालत है सर कि हम लोग जो है, मेरा ये हाथ छिल गया है सर कि मैं खुद ही मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल से भी मैं वहां चढ़ नहीं पाया सर। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि इस तरह आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने वाला, आदिवासियों के खिलाफ नहीं काम करने वाला और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने वाला मेरे इलाके में जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए, यहां से केंद्रीय टीम को भेजा जाए, और बच्चे जो मर रहे हैं प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप पहाड़िया के, उनकी जान बचाए। थैंक यू वेरी मच। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Act. A bill passed by both houses of parliament and assented to by the president. Adjournment of the sitting of the house. Termination. अपने प्रतिभा को दिखा सकते हैं जिससे वो वंचित हैं। पश्चिम उड़ीसा में फिल्म
जहां हमारे पश्चिम क्षेत्र के पश्चिम उड़ीसा में फिल्म स्टूडियो न होने के कारण यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़े